नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी। लेकिन ये जो पिछले 2 दिनों में बिकवाली आई है ये मच एंटिसिपेटेड नहीं थी। अब बाजार 8600 के नीचे लुढ़का आज के सत्र में, उसके ऊपर निकल ही नहीं पाया सुबह से और 85-81 के लेवल पे फिलहाल निफ्टी है। 34 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में 158 अंकों की गिरावट है और इंट्राडे में 200 पॉइंट्स का गोता लगा चुका है। सेंसेक्स में 68 पॉइंट्स की गिरावट। कुछ रिकवरी निचले स्तरों से दिखी क्योंकि आज का जो लो है वो 8550 का है, लेकिन ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और पिछले 3 दिनों में स्ट्रॉन्ग बिकवाली जो बाजार को ऊपरी स्तरों से यानी कि 8722 से ले आई है 8580 के लेवल पे। अब देखते हैं कि जो ज़्यादातर जानकार मान रहे थे 8600 के लेवल के ऊपर कटने का एक्सपायरी का संकेत, क्या वो ठीक बैठता है कि नहीं। लेकिन ओवरऑल संकेत वीक है और आज के सत्र में जहां पर सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है निफ्टी पे, उसमें कुछ स्टॉक्स जिसमें आज ह्यूज हैमरिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एफिनो में टोरेंट फार्मा, कर्नाटका बैंक, जुबिलेंट फूड्स, जस्ट डायल और टाटा ग्लोबल जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कार्नेज है। आज गिरने वालों की सूची ज़्यादा है। साथ साथ भारतीय इंफ्राटेल, एक्साइड, एशियन पेंट्स, कमिंस, टाटा मोटर्स, डीवीआर। भारतीय इंफ्राटेल तो निफ्टी का सबसे टॉप लूजर है ही और एशियन पेंट्स येस बैंक ने डिसअपॉइंट किया। लेकिन कुछ खरीदारी के सौदे जहां पड़े उसमें आईटीसी आज डिफेंसिव बाइंग के तौर पर उभरा। डॉक्टर रेड्डीज और डेविस लैब जैसे स्टॉक्स पर भी कुछ खरीदारी, माइनर पुल बैक 1.5% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई। पर पिछले सीरीज की जो क्लोजिंग थी वो ऑब्वियसली अब कहीं ना कहीं रडार पर है क्योंकि 55% निफ्टी रोल ओवर हो चुका है। औसत के मुताबिक ही मैं कहूँगा। हालांकि इस बार अगर कल का पैटर्न देखें तो ज़्यादातर रोल ओवर्स कम हुए थे, लेकिन 8591 के लेवल पे कटी थी एक्सपायरी सितंबर सीरीज की और उसी के इर्द गिर्द बल्कि उससे 10 पॉइंट नीचे जो है वो कामकाज कर रहे हैं। तो जानना होगा कि अब बाजार के जानकार क्या समझते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अगली सीरीज में आउट परफॉर्म कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। सुमित बागड़िया साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं जो 2-3 दिन की जो बिकवाली आई है कितनी सीरियस लग रही है, क्योंकि अब 50 दिन की औसत के नीचे और उसके नीचे लगातार ट्रेड करना कितना डैमेजिंग है। हाय, गुड आफ्टरनून रजत जी। वेल देखिए, मार्केट्स ने क्रैक तो दे दिया है, वीकनेस और मंदी के संकेत तो दिखा दिए हैं। अभी इमीडिएटली अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो 8550 का ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर निफ्टी 8500 या 8480 के भी लेवल्स दिखा सकती है। मेरे हिसाब से अभी प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से 8620 का ऊपर में स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आज का एसएल होगा, 8620 का एसएल होगा। और अगर सेकंड हाफ में 8550 टूटता है तो फिर हमको 8500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर 8550 नहीं टूटा तो एक्सपायरी 8600 के आसपास कहीं देखने को मिल सकती है और उसके बाद 1 से 2 दिनों में एक बार वीकनेस ही देखने को मिलेगी और ओवरऑल व्यू 8500 8480 का लेके चलना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 8620 का स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी के अंदर। चलिए, आपसे मैं कुछ शेयर्स भी जानूंगा जहां पर आप समझते हैं जहां बेट लगाई जा सकती है, लेकिन अब ज्यादातर जानकर ये मान रहे हैं कि 50 का लेवल बहुत क्रूशियल है। और सुमित बागड़े की कॉल है कि 8584-80 दिखेंगे। अगर 85-50 तोड़ दिया क्लोजिंग बेसिस पे तो 86-20 के एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करने की सलाह। करूर वैसे आप बैंक के अभी भी नतीजे आए हैं, फटाफट से देखते हैं नतीजे कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक पे एकदम से बिकवाली जो हावी होती हुई नजर आ रही है। 4% गिरा, दिन के निचले स्तर पर पहुंच चुका है और मुनाफा जो वो 126 करोड़ है। और अगर वाई बाय बेसिस पे इसको कंपेयर करें तो 142 करोड़ के मुकाबले मुनाफा घटा है, तो सीरियस डेंट पड़ा है बॉटम लाइन पे। उसका असर इस समय स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। 4% गिरा और साथ साथ प्रोविजनिंग फिगर्स भी यहां पर देखा जाए तो इनफैक्ट नेट एनपीएस पहले 1.44% क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 0.79% से बढ़कर नेट एनपीएस की फिगर ज्यादा आई है। ग्रॉस एनपीएस 2.29%, यहां पर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे इजाफा देखने को मिला। तो तीनों ही पैरामीटर्स वीक और प्रोविजनिंग हालांकि थोड़ी कम जरूर हुई, 126 से घटकर 119, लेकिन डेंट एसेट क्वालिटी को लेकर ऑलरेडी पड़ चुका है। अब 4% की गिरावट करूर वैसे आप बैंक पे देखने को मिल रही है। सुमित, इस समय का चार्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है? जिनके पास शेयर्स हैं वो कहां तक इस स्टॉक पे सपोर्ट लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, करूर वैसे बैंक के अंदर अभी ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आई थिंक इमीडिएटली जो सपोर्ट के तौर पे लेवल है वो है 468 या टू बी वेरी प्रिसाइज 465 का लग रहा है, क्योंकि 200 डीएमए के आसपास के लेवल्स है। अगर 465 का लेवल ब्रेक हो जाता है करूर वैसे बैंक के अंदर तो फिर यहाँ से एक और सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक के अंदर अच्छा खासा डाउनसाइड लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 440 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट वो 465 के नीचे ब्रेक होने के बाद ही हमको देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो लेवल ध्यान में रखना है नीचे में वो है 465 और ऊपर में इसमें अब तेजी देखने को मिलेगी जब ये 490 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाएगा। यानी फ्रेश तेजी 490 के ऊपर और फ्रेश मंदी 465 के नीचे। 465 ब्रेक करते ही 440 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अजीत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े। अजीत जी नमस्कार। सर बताएं, एक तो निफ्टी कहां पर आपने एक्सपेक्ट की थी एक्सपायरी के उसके मुताबिक है, और दूसरा अगर नेक्स्ट सीरीज के लिए कुछ स्टॉक्स चुनने हो तो कौन से स्टॉक्स रेडार पर हैं आपके? शुक्रिया रजत। देखिए, लेवल्स एग्जैक्टली वो नहीं है। मैं सोच रहा था कि करीब 87 के क्लोजर एक्सपायरी होगी, बट अभी 86 के अराउंड पे हैं हम।
बट ये चीज जरूर है कि 85 का जो सपोर्ट है वो इंटेक्ट है बाजार में, और अभी भी जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से रिबाउंड आया है बाजार में, मुझे लगता है कि ये एक कंसोलिडेशन है जो बाजार का कंटिन्यू कर रहा है। 85 का जो लोअर बैंड है, मार्केट इंटेक्ट है, उसको होल्ड कर रही है। तो जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रही है, मेरे हिसाब से बाय ऑन डेज को मेंटेन करना चाहिए, और उसी के लेते हैं कि करीब 85-30 के स्टॉप के साथ करीब 10-20 पॉइंट का अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग मिले, वहां पे आप बाय करें, और 87 तक के टारगेट्स के लिए बाय अभी भी आप बाइंग मोड पे ही हैं और 85-30 का स्टॉप लॉस आके 8700 के टारगेट देखते हैं पुल बैक कितना कंटिन्यू रहता है। लेकिन सर 2 स्टॉक्स बताएं नेक्स्ट सीरीज पे जहां पर एलिगेयर एडवाइस दे रहा है क्लाइंट्स को। देखिए यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट में मिक्स्ड व्यू आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे पीएसयू बैंक मुझे लगता है कि अभी भी स्लगिश ट्रेड कर रहे हैं, और खासतौर से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक शॉर्टिंग पिवट फॉर्म हुआ है। इसमें 154.50 के अराउंड पे फ्यूचर ट्रेड कर रहा है नेक्स्ट मंथ का, करीब 56-57 की रेंज में आए, वहां पे आप शॉर्ट करें, और 159 का स्टॉप लॉस रखें, और 148 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें पोजीशन को। दूसरा स्टॉक यूपीएल है, जो जहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मार्जिनल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली पिछले करीब 3 सेशन में, और आज के सेशन में जहां पे मार्केट डाउन है, करीब 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल बहुत स्ट्रांग लग रहा है चार्ट पे। 695 के स्टॉप के साथ आप 740 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपीएल पे आप पॉजिटिव हैं, नेक्स्ट सीरीज के लिए बेट लगा सकते हैं। 740 का टारगेट रेलिगेयर सिक्योरिटीज के रडार पर है ये स्टॉक, और बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें बिकवाली की जा सकती है, ये स्टॉक आप बेच कर चलें। फैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में आज दबाव साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक्स पे अब जारी है। 148 का टारगेट, 159 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। लेकिन सुमित, अगर कोई ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड बनाना हो तो कौन सा ऑप्शन है आपके रडार पर सर? एचडीएफसी में अभी फिलहाल ऑन द स्पॉट मूव हमको देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी के अंदर एक नेक्स्ट सीरीज का कॉल लेके काम किया जा सकता है। 1355-56 के आसपास अभी स्पॉट के लेवल्स चल रहे हैं एचडीएफसी के। आई थिंक एचडीएफसी नवंबर का 1360 का कॉल अभी लेना बनता है, जो कि 30 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा होगा। सॉरी, अभी थोड़ी फ्लक्चुएशन की वजह से रेट 33 हो गया है, तो 30 से 33 रुपए के बीच में बाय कर सकते हैं। 1360 का नवंबर का एचडीएफसी का कॉल, स्टॉप लॉस लगाना होगा 20 रुपया, और ऊपर में अगर ये मूव हमको एचडीएफसी के अंदर 1380-90 तक का मूव देखने को मिला, तो फिर हमको ये कॉल का वैल्यू 50 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक एचडीएफसी का कॉल लेके काम किया जा सकता है। 1360 की कॉल नवंबर सीरीज से खरीदें, टारगेट है 50-60 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। दिन के उच्चतम स्तर पे बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव आज एचडीएफसी ने पोस्ट किया, अब 0.2% की तेजी, बाजार गिरा लेकिन एचडीएफसी दिन के उच्चतम स्तर पे टिका है। इसको चुना है सुमित ने नेक्स्ट सीरीज के लिए। लवलेश शर्मा मेरे साथ मौजूद है। लवलेश जी शुक्रिया सर, निफ्टी पे कॉल बताएं आपकी, और 2 ट्रेड्स बताएं जो अगली सीरीज पे आप एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स को। जी मेरे ख्याल से रजत जी, हम सेम लेवल पे हैं जहाँ हमने पहले भी बाय रिकमेंड करा था। 8570 8560 के स्तर मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर में हमारा लक्ष्य अभी भी 8640 बियॉन्ड 8640 8710 तक के रहेगा। 8540 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट बेसिस पे। ओके राइट, तो 2 स्टॉक्स बताएं सर। जी पहला मेरा काउंटर रहेगा ऑरोबिंदो फार्मा। काफी कुछ हमको शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके पास मिल रहा है, प्लस ऑन द लोअर बैंड ऑफ ट्रेडिंग रेंज मिल रहा है। मेरे ख्याल से इसको आप 800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन की स्ट्रैटेजी पे रख सकते हैं। इसमें गोइंग फॉरवर्ड 860 मेरा टारगेट रहेगा। और दूसरा मेरा काउंटर रहेगा पावर ग्रिड। 176-175 पे सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखें तो स्टॉक 89 डेज के एक मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, प्लस एक 50 डेज मूविंग एवरेज के साथ कंसोलिडेशन जोन में। मैं इसमें 172 के स्टॉप लॉस के साथ बाय की सलाह दूंगा। मेरा ऊपर में लक्ष्य 184 और 188 रहेगा पूरी सीरीज के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट सीरीज के लिए ऑरोबिंदो फार्मा चुना है एपिक रिसर्च ने, और पावर ग्रिड, दोनों स्टॉक्स पे पॉजिटिव व्यू, ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। रिटर्न प्रोबेबिलिटी, रिटर्न पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग इन दोनों ही स्टॉक्स पे साबित हो सकता है। तो ये ऑरोबिंदो फार्मा और पावर ग्रिड को रडार पर रख सकते हैं। आशीष अंदानी साहब से बात करते हैं आप। आशीष जी शुक्रिया सर। एक तो ये निफ्टी पे आपका क्या ट्रेडिंग कॉल है, और दूसरा अगर 2 स्टॉक्स चुनने हो नेक्स्ट सीरीज के लिए तो कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? नहीं, निफ्टी में तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल रहेगा रजत जी। आप देखें कंटिन्यूअसली इसमें हायर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हम निफ्टी में देख रहे हैं। जिस तरीके से ट्यूसडे भी मैं आपके शो पे था एंड वी वर इन दी सेल साइड, और वो फिर से कंटिन्यू हो रहा है। अभी आप देखें मार्केट 8285 8282 के जोन में है, जो कि 8600 के नीचे का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ से 8625 का स्टॉप लॉस रखें, 8480 तक के लेवल से आपको निफ्टी में दिख सकते हैं। ओके ठीक है, तो आपकी सेल साइड की रिकमेंडेशन है 8480 का टारगेट। लेकिन 2 स्टॉक्स जो आपके रडार पर है सर? जस्टाइल एक ऐसा स्टॉक है जो काफी मुझे यहाँ से कमजोर लग रहा है। आप देखें जब रिजल्ट सीजन आता है तो काफी कमजोरी आती है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, और ऑलमोस्ट अपने लोज के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से और इसमें फॉल कंटिन्यू रहेगा। 438 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें सेल करने में।
410 411 तक के टारगेट्स मुझे लगता है दिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा स्टॉक है मेरा येस बैंक पे सेल। आप देखें जब से एक्सिस बैंक के एनपीए फिगर्स आए हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉशियस व्यू आ रहा है। येस बैंक की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 1400 1450 से जो फॉल आया था जब से एक सेबी की इंक्वायरी आई थी इस कंपनी के ऊपर, तब से वो फॉल कंटिन्यू हो रहा है। स्टॉक ने कोशिश की 1300 1320 के ऊपर जाने की, पर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से फिर एक सेल ऑफ आया है। 1265 के सपोर्ट को ब्रेक करके स्टॉक नीचे आया। मेरे ख्याल से सेल करें, 1275 का स्टॉप लॉस रखें, तक के टारगेट देख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब दोनों ही सेल कॉल्स हैं, एक तो जस्ट डायल पे और येस बैंक। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट सीरीज में शुरुआत में एटलीस्ट डिसअपॉइंट कर सकते हैं। ट्रिफिड रिसर्च की ये राय है। लेकिन कैनरा बैंक के नतीजे और उस पर बात करने के लिए राकेश शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ कैनरा बैंक के। पहले आपको ये बताएं कि रिजल्ट्स किस तरीके के रहे। 310 के लेवल पे इस समय स्टॉक कोट कर रहा है और ओवरऑल कल से ही देखा कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आया। फिलहाल 1% के आसपास से गिरावट है, लेकिन एनआई फिगर 7.7% गिरी है। 2442 करोड़ की एनआई बैंक ने रिपोर्ट करी। प्रोविजनिंग में 6.2% का एस्केलेशन देखने को मिला और इसके अलावा क्वार्टर बेसिस पे जीएनपीएस भी बढ़े। तो एसेट क्वालिटी पे डेंट पड़ा। 9.81% जो है वो जीएनपी का फिगर रहा और पैट में 32% का डेंट पड़ गया। 357 करोड़ 529 करोड़ के मुकाबले वाइनवा बेसिस पे। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो बैंक की वित्तीय स्थिति में क्या बदलाव हो रहा है, आपकी बुक में इतना बदलाव जो दिखा है उसकी वजह क्या रही है? सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जब इस वर्ष के शुरू में ही जब हमने पिछले वर्ष जो है आरबीआई ने एसेट क्वालिटी रिव्यू लाया, तो हमारा जो डिसीजन था कि इस 2016-17 में हम कंसोलिडेशन करेंगे और हमारा बिजनेस प्लान पूरा जो है वो चेंज करेंगे। जो हमारा कासा डिपॉजिट्स जो रहता था, इन डिपॉजिट्स वो बहुत कम 25% था, उसको हम स्लोली बढ़ाएंगे। तो अभी देखिए उसमें बढ़ के 29% हो गया। सिमिलरली जो एडवांसेस में हमारा जो था रिटेल, एसएमई और एग्रीकल्चर का पोर्शन इट वाज ओनली ये करीब 50% था। तो हमारा फोकस जो हमने ज़्यादा रखा रिटेल, एसएमई और एग्रीकल्चर पे रखा, तो उसको 50% से बढ़ा के 60% ले आए। और ये जो है हमारा देखिए जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, आल्दो हमारा इसमें वाईओवाई में ग्रोथ एडवांसेज में 1.25% हुआ है, लेकिन रिस्क वेटेड एसेट्स हमारी 4.43% कम हो गई। लेकिन सर ये जो अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है इसमें क्या योजनाएं हैं और बैंक क्या ग्राहकों को लुभाने के लिए कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स लेकर आए? हाँ, फेस्टिवल सीजन में मेनली दैट जैसे अभी तो क्या है Q3 और Q4 बिजी सीजन स्टार्ट हो गया सभी इंडस्ट्रीज के लिए, तो इवन बड़े इंडस्ट्रीज के लिए और रिटेल में स्पेशली। तो फेस्टिवल में हमने जैसे रिटेल में ग्रोथ करने के लिए जैसे जो होम लोन्स हैं हमारे, उसमें हम स्पेशल 0.05 बेसिस मतलब 5 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट कंसेशन भी दे रहे हैं और प्रोसेसिंग फी हमने वेव कर दिया है। तो उसके लिए जो रिटेल में है उसमें हमने कुछ कंसेशंस लेके आए हैं और मेगा कैंपेन। राइट सर, लेकिन ये जो अच्छा मानसून हुआ इससे रूरल सेक्टर पे कितना असर पड़ेगा और बैंक को उसका फायदा कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए जैसे मैंने बताया ना, रूरल, एसएमई और एग्रीकल्चर ये हमारा फोकस था। अभी गवर्नमेंट कहती है कि भाई मिनिमम 18% रूरल एग्रीकल्चर में फाइनेंसिंग होना चाहिए। हमारा 23% फाइनेंसिंग है, तो रूरल में भी हमारा अच्छा फाइनेंसिंग है। और ये अभी फर्दर इससे जो रिकवरी का होगा, एक तो फाइनेंसिंग भी बढ़ेगी और उसमें एनपीए परसेंटेज में कम ही आएगा। अभी भी कम है, अराउंड 2% एनपीए है एग्रीकल्चर में, तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा। सर्टेनली इस निश्चित रूप से कुछ आएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैनरा बैंक की विस्तार योजनाओं पर बात करने के लिए और इसके अलावा नतीजों पर बात करने के लिए। लेकिन फटाफट से मार्केट्स पे लौटते हैं क्योंकि दबाव तो आज है, लेकिन अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी भी है। टॉप गेनर्स में कावेरी सीड, टाटा कम्युनिकेशन, अरविंद ये सीरीज के गेनर्स हैं। 21 से 22% चढ़े इस सीरीज में। वेदांता, जुबिलेंट फूड्स और टीवीएस मोटर्स में भी 16 से 18% के रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। तो इन स्टॉक्स पे दाव लगा। साथ साथ गेल, एनएमडीसी, केन जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपकी स्क्रीन पे जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर सीरीज में शो की, जिसमें फेडरल बैंक और आरईसी भी शामिल था, तो इन स्टॉक्स पे अट्रैक्टिव बेट लगती हुई नजर आई। रोल ओवर में एचडीएफसी, जिसके अभी हम बात कर रहे थे, उसमें 79% रोल्स हो चुके हैं। एचपीसीएल, आईओसी में भी 74 से 77% के रोल ओवर फिगर्स निकल गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पूरा ही, वैसे तो गैस, ऑयल एंड गैस स्पेस काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहा था और रोल ओवर्स तगड़े खड़े हो गए हैं अगली सीरीज के लिए भी। आरईसी और ग्रासिम, आईडीएफसी में भी 73% के आसपास के रोल ओवर फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। कैडिला, सेंचुरी टेक्सटाइल और डाबर जैसे स्टॉक्स भी 72 से 73% रोल ओवर। ऑयल एंड गैस स्पेस, सुमित कोई पसंद है आपको स्टॉक? क्योंकि इस सीरीज में तो आउट परफॉर्मेंस दिखी, लेकिन जो मैं रोल ओवर फिगर्स देख पा रहा हूं उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अट्रैक्टिव रोल ओवर्स आ रहे हैं सर।
देखिए ऑयल एंड गैस के अंदर ओएनजीसी एक अच्छा दिख रहा है। ओएनजीसी हायर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 290 के आसपास ये सस्टेन भी कर रहा है। आई थिंक इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इनफैक्ट बड़ी तेजी जरूर देखने को मिल सकती है आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि ओएनजीसी में अगर प्रेजेंट लेवल से कोई भी गिरावट आती है तो वो खरीदारी का मौका होगा। प्रेजेंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। इमीडिएट हर्डल इसका 300 रुपए का होगा। जैसे ही ये 300 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा तो उसके बाद इसके अंदर हमको कम से कम 10 से 15% की तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 325 330 के लेवल इमीडिएटली दिखाएगा। आई थिंक ओएनजीसी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, कोई भी टिप में खरीदारी करके चलना चाहिए। अच्छा अरविंद, बताएं क्या किया जाए स्टॉक पे, और साथ साथ वेदांता, दोनों स्टॉक्स पे इस बार रिटर्न्स तो बहुत स्ट्रांग है, 17% से 20% की कमाई सीरीज में करा कर दी, लेकिन वेदांता अरविंद नेक्स्ट सीरीज के लिए कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए अरविंद काउंटर ने बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया हुआ है। वो स्ट्रक्चर देखते हुए काउंटर इज स्ट्रॉन्ग। अब इमीडिएटली जो इसने एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया था वो है 370 के लेवल्स के आसपास, और वहां से अभी हमने इसको 40-50 रुपए की रैली देख ली है। ये स्टॉक वैसे स्ट्रॉन्ग है, बट फ्रेश बाइंग के लिए अगर ये थोड़ा सा नीचे मिल जाता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठेगा। ऊपर में नो डाउट ये स्टॉक में पोटेंशियल है 440 से 450 के लेवल टच करने का, बट फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे मिल जाता है तो ही सही रहेगा बाइंग करना। अदरवाइज फ्रेश बाइंग एक बार अवॉइड करें और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस अगर वन वे रैली दिया तो 440-450 तक का मूव देखने को मिलेगा। फ्रेश बाइंग के लिए 15 से 20 रुपए का करेक्शन का वेट करें, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। आपका दूसरा सवाल था वेदांता के ऊपर। वेदांता इमीडिएटली ऊपर में 208 रुपए 210 रुपए का रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा वेदांता तो फिर यहाँ से अच्छा मूव दिखाएगा, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 225-230 के लेवल्स दिखाएगा। आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो अगर फ्रेश बाय कोई करना चाहे तो जैसे 208 का लेवल ब्रेक होता है तो कर लें, अदरवाइज थोड़ा नीचे आने दें और नीचे में 190 के आसपास बाइंग करें। स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्ग, तो अगर करेक्शन मिलता है तो बाइंग करके ही चलना चाहिए। अच्छा सुमित, फिर आपके रेडार पर बताएं 3 ऐसे स्टॉक्स बताएं। एचडीएफसी के बारे में आप बात कर चुके हैं, वहां पर आपकी पॉजिटिव रिकमेंडेशन है, लेकिन और 3 स्टॉक्स जिस पे नेक्स्ट सीरीज में कमाई का मौका है। देखिए अभी आज एक्सपायरी डे है, आज के दिन हमको एक सेलिंग देखने को मिल रही है निफ्टी में, तो मैंने बाय और सेल साइड दोनों की ही व्यू बना के रखे हैं। एक सेल साइड में यस बैंक वीक लग रहा है। यस बैंक ने आज ब्रेकडाउन दिया है और यहां से ऐसा लगता है कि यस बैंक के अंदर एक हैवी करेक्शन देखने को हमको मिल सकती है। 1245-50 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। 40 से 50 रुपए ऊपर में स्टॉप लॉस रखना होगा, और अगर ये फॉल कंटिन्यू रहा मार्केट्स के अंदर तो यस बैंक के अंदर हैवी करेक्शन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमको 80 से 100 रुपए का फॉल अगले 10 से 15 दिनों में देखने को मिल सकता है। आई थिंक यस बैंक में अगर कोई भी सेल पोजीशन बना के रखे हुए हैं 1300 का स्टॉप लॉस रखे, और अगर फ्रेश सेल इनिशिएट करना है तो भी यही स्टॉप लॉस होगा। प्रेजेंट लेवल पे सेल किया जा सकता है, नीचे में टारगेट 1150 यस बैंक के होंगे। तेजी की तरफ में आईटीसी अच्छा लग रहा है। आईटीसी ने 235 का लेवल अच्छे से होल्ड किया हुआ है, कल भी वो सपोर्ट होल्ड किया है और आज अच्छा मूव दिखा रहा है। आज मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ दिखा रहा है गिरते मार्केट के अंदर, ये पॉजिटिव साइन है आईटीसी के लिए। यहां से ऐसा लगता है कि आईटीसी इमीडिएटली 250 का टारगेट होगा, और जैसे ही 250 का लेवल क्रॉस करता है तो 260 से 65 तक के मूव हमको देखने को मिलेंगे। आईटीसी को बाय करें, 235 का स्टॉप लॉस, 250 से 260 के टारगेट। और एक कॉल और है जो कि मंदी की तरफ है, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में हमने ब्रेकडाउन देखा है, वीकनेस देखने को मिली है। यहां से ऐसा लगता है कि टाटा मोटर में और हमको वीकनेस देखने को मिल सकती है। नीचे में टारगेट बनेंगे 490 से 480 के लेवल के। प्रेजेंट लेवल से 5-7 रुपए का अगर पुल बैक आता है 528-530 के लेवल तक का बेस्ट सेल होगा। 545 स्टॉप लॉस, 490 से 480 के टारगेट होंगे। चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ रिकमेंडेशंस जो हमारे साथ शेयर करने के लिए, जहां पर अगली सीरीज की शुरुआत में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमाई का मौका है।